जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार स्टेनो एसआई एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए साथियों आज के सेशन में जीके और साइंस को मिलाकर इस बुक से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और साथियों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का बिहार एसआई स्टेनो के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें दोनों पेपर दिया हुआ है। आपका जो एग्जाम होगा, पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का 100 नंबर का 100 प्रश्न होगा, और दूसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान जीके जीएस का। तो इसमें दोनों पेपर दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसे ले सकते हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखिए। माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तंजानिया, कीनिया, इथियोपिया या फिर डी घाना का। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर पर फोकस नहीं करना है, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा हम आपको वही कराएंगे। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तो देखिए, विषुवत रेखा के निकट एक देश है तंजानिया। तो तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो है। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है आपको बताना है। तो साथियों, पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय संरचना किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर क्या है? पंचायत समिति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। ब्लॉक स्तर पर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। अच्छा, गांव स्तर पर पूछे तो गांव स्तर पर ग्राम सभा है, और जिला स्तर पर पूछे तो जिला समिति। तो यहाँ पर पूछा गया ब्लॉक स्तर पर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, पंचायत समिति। आगे देखिए, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 1957 में। अशोक मेहता समिति, जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है, उसका गठन कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। बताइए कितनी सीटें? तो देखिए, कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य कब होगा? यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीतता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 11 सीटें। ठीक है, कम से कम 11 सीटें जीतता है, जो कि 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 सीटें। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार एसआई से रिलेटेड आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए पूछे 30 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति बनना हो तो 35 वर्ष। बाकी वोट देने के लिए 18 वर्ष है। पहले कितना था वोट देने के लिए? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में। कौन सा संशोधन के तहत? तो 61वां संशोधन होता है। इसी के तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आगे देखिए, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, नवपाषाण युगीन अवशेष जो है बिहार में वैशाली के चेचर से, सारण के चिरांद से, पटना के मनेर और गया के सोनपुर से प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, कहाँ कहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं। तो बिहार में वैशाली के चेवर से, ठीक है, चेचर, तो वैशाली का चेचर दिया है, बिल्कुल सही है। सारण का चिरांद, ये भी सही है। पटना का मनेर, ये भी सही है। और एक गया का याद रखिएगा, सोनपुर, गया का सोनपुर। तो ये सब जगह से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और साथियों, अगर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज क्लास करना है तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश। ठीक है, तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा क्या है, मंदिर है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कैलाश का जो मंदिर है एलोरा का, किसने बनवाया था पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, किस वंश के शासकों ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन है, किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ है, तो सुंदरवन में ही है मैंग्रोव वन। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह विश्व का सबसे बड़ा वन है मैंग्रोव वन। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन जो है लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को डैश कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है पूंजी लाभ अनुपात। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र, जिसको बोलते हैं मुंबई हाई रीजन, डैश खनन के लिए जाना जाता है। और साथियों, प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, खनिज तेल के लिए। ठीक है, ये प्रसिद्ध है मुंबई हाई क्षेत्र। कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में है। आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर इसका लोकेशन है, तो अरब सागर में। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। इसका आंसर है 1929 में। ठीक है, 28 सितंबर 1929 को भारतीय शाही विधान परिषद में पारित किया गया था बाल विवाह विधेयक अधिनियम। आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला 1929 में। चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर किया था। किसने किया था, तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए शिशिर कुमार घोष दिया हुआ है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों भाई थे। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका जो है किस भाषा में था, तो बांग्ला भाषा में। ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, आपको बताना है। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था। गया का सोनपुर बिल्कुल सही है। सारण का चिरांद ये भी सही है। ठीक है, सारण का चिरांद। और पटना का हमने क्या बताया था, पटना का आपको मनेर बताया था। ठीक है, पटना का मनेर बताया था, लेकिन यहाँ पे पाटलिपुत्र दिया हुआ है, तो ये वाला जो है आपका गलत है। बाकी रोहतास, सासाराम, ये सब आपका सही है। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है।
चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर तो केरल का है। कितना है केरल में साक्षरता दर? तो लगभग है 93%। ठीक है, तो केरल में सबसे अधिक है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में लगभग है 92%। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल और लक्षद्वीप। बाकी सबसे कम कहाँ पर है? तो अपना बिहार में सबसे कम है। कितना है? 61.8% अपना बिहार में है। ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, पूछा जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 61.8% है। बिहार के बाद कौन आ जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ 65% है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, जहाँ पर 66% है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? देखिए, आपका जो डेली बिहार पुलिस का क्लास चलता है रात 8 बजे, ठीक है, आप लोग वो क्लास भी कीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ पर ये सब क्वेश्चन कराए हैं। तो 50 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन दूसरा वाला, सर सैयद अहमद खां। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। डफरिन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर AMBI टैग किसने विकसित किया है? चले, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है इस बुक में। ठीक है, मैथ का भी क्वेश्चन इसमें होगा। और टोटल जो आपका पहला पेपर हिंदी का है 100 नंबर का, वो भी इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर होगा IIT रोपड़। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए डैश त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो बताइए कौन सा त्यौहार झारखंड में होता है? तो ये होता है सरहुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरहुल जो है झारखंड की आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा त्यौहार है। सरहुल का मौखिक अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? और पीछे जो साथियों हमने आपको बैच बताया, नंबर लिखाया 9631887058, इस बैच में आपको स्पेशल बिहार का भी नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी है? तो ये है आपका पार्वती नदी। पार्वती नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। ये नदी जो है मध्य प्रदेश की नदी है। बाकी कर्मनाशा हो जाएगा, गंडक, कोसी, ये सभी बिहार की नदियाँ हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक अणु होता है वो 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। कितना? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ये सब क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं रात 8 बजे की क्लास में। रात 8 बजे की क्लास आपको डेली यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन आपका हो जाएगा ADEK। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है आपको बताना है, तो दूसरा वाला विटामिन सी। ठीक है, ये जल में घुलनशील होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? बाकी जितने भी विटामिन है सभी विटामिन का रासायनिक नाम इसकी कमी से क्या होता है सब बता दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, विटामिन ई होता है बादाम में। ठीक है, गाजर में पूछे विटामिन ए, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछे विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? यानी कि बोला गया जल में घुलनशील नहीं है, तो जल में घुलनशील विटामिन आपका है विटामिन बी और विटामिन सी।
विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन, सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 59 के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील होता है, ना कि पानी में। तो पानी में घुलनशील कौन नहीं है? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है। तो ये है पोटेशियम, इसका सिंबल होता है के। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? चलिए 61 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 के लिए? दूसरा वाला, जगजीत सिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 120 दिनों का। ठीक है, तो इसकी संख्या समान संख्या डैश मिलियन प्रति mm³ होती है। तो कितना मिलियन प्रति mm³ होता है एक वयस्क व्यक्ति में आरबीसी की संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.6 से लेकर 6.2 मिलियन प्रति mm³ तक। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। डैश में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड और आपका है फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक, ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब किस में प्रचुर मात्रा में होता है? गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। डैश में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो ये किस में होते हैं? ये होते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स में। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी फाइटो न्यूट्रिएंट्स में ये सब होते हैं ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, चूना पत्थर भी इसी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? तो रात 8 बजे की क्लास में या फिर साइंस क्लास में हम कई बार आपको बता चुके हैं। एक होता है आपका अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं और इसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा होता है श्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं और श्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तीसरा होता है प्राश्रव्य, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो देखिए ये 5 तो आपका 20 हर्ट्ज से कम है, इसको भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 50,000 है, इसको भी नहीं सुन सकते हैं क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। ये भी नहीं सुन सकते हैं, केवल हम लोग तीसरा वाला 100 हर्ट्ज के ध्वनि को सुन सकते हैं। ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में आता है, बाकी ये सब अधिक है और ये कम है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक डैश है? तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो चलिए ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।